गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वीडियो नंबर 1 में हम लोग वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आवेश का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ये देखा गया है कि उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसके कारण वो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में ये गुण आ जाता है कि वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बिल्ली की खाल को आबनूस की रॉड में रगड़ा जाए, आबनूस रॉड में, तो आबनूस जो रॉड होती है अगर उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले जाए तो वो उसको आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार बालों में अगर कंघी कर ली जाए और उस कंघे को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाए तो आकर्षित कर लिया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल पर्टिकुलर देखे गए। तो ये दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आता है उसके बारे में सोचा गया कि ये क्या है। तो पता चला एक्चुअली में जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है और आवेशित होने के कारण उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है और वो आवेशित हो जाती है, जिसके कारण उनमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। अब ये आवेशित कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट ये बताया गया है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया कि प्रत्येक वस्तु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। आप जानते हैं परमाणुओं में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि हमको घर्षण के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, और वो कार्य से इलेक्ट्रॉनों बाहर परमाणुओं के बाहर कोष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है और ऊर्जा मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, मुक्त रूप से पदार्थ में घूमने लगते हैं। और जब पदार्थ में घूमेंगे, पदार्थ में घूमते हैं तो वस्तुओं को रगड़ने पर फिर वो एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। और जिस पदार्थ से आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, अर्थात वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। प्रारंभ में वस्तु उदासीन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों संख्या और प्रोटॉनों संख्या बराबर होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो वो वस्तु धनावेशित होगी और जिसमें वो प्रवेश कर जाते हैं वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। इस तरह से ये भी पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब किसी वस्तु को रगड़ने पर उस पर आवेश कितना आता है उसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। किसी वस्तु में उपस्थित उत्पन्न आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध यहीं से आपका स्टार्ट होता है। यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश Q बराबर Ne होता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, जो कि छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, ये होता है। अगर किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो n का मान 5 रख दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आवेश उस वस्तु पर आवेश निकल आएगा। वस्तु धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस पर धनावेश होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस पर ऋणावेश होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस पर ऋण आवेश होगा और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस पर धन आवेश होगा। इससे निकाला जा सकता है। अब चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसी से बना हुआ है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? कम से कम कितना आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं, और वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। वह न्यूनतम आवेश जो किसी पदार्थ पर उत्पन्न हो सकता है उसे मूल आवेश कहा जाता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि रगड़ने पर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई कण नहीं है। एक कण माना गया है क्वार्क, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा कण माना गया है। मूल आवेश होता है। आवेश के बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये बताया गया है कि किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, प्लस माइनस ई, आइदर प्लस माइनस ई हो सकता है, आइदर प्लस माइनस 2 ई हो सकता है, आइदर प्लस माइनस 3 ई हो सकता है, डॉट 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 इसके बीच में नहीं हो सकता। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और आवेश संरक्षण का नियम भी है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ पर, किसी भी निकाय पर उत्पन्न कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अगर आप कोई दो पदार्थ लेते हैं तो प्रारंभ में वो उदासीन है, इस पर आवेश 0 है, इस पर ये भी उदासीन है, इस पर आवेश 0, कुल आवेश 0 है। अगर उन वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया, मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल के इसमें चले गए तो इस पर +2 आवेश होगा इस नियम से, और इस पर -2 आवेश होगा, और अभी दोनों टोटल आवेश निकाला जाए तो 0 है। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है, केवल वो स्थानांतरित होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। अब चूंकि अभी आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये देखा गया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगाते हैं उसके बारे में कूलाम ने अपना नियम दिया है, जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने बिंदु आवेशों के लिए अपना नियम दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम वो हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के संबंध में। तो उन्होंने कूलाम ने ये बताया है, कूलाम का नियम आवेश के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, कूलाम ने अपने नियम में ये बताया है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जैसे मान लीजिए दो आवेश है, कोई बिंदु आवेश, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, नियतांक है। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। यहां से ही इसका मात्रक निकाला जा सकता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, अर्थात निर्वात में वैद्युत के बहने की क्षमता जो कि बहुत कम होती है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला लेकिन तब लगता है जब दोनों आवेश किसी आवेश वायु में निर्वात में रखे हो। अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हैं तो हर एक माध्यम का एक परावर्तनांक होता है, जिसको कैसे लिखा जाता है, माध्यम का परावर्तनांक माध्यम का एक गुण होता है जो अब उस माध्यम में लगने आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम कर देता है। इसलिए अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हैं तो F बराबर तो बल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वायु या निर्वात के लिए k का मान हमेशा 1 रहता है, तब यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। माध्यम परावर्तनांक जो अचालक पदार्थ होते हैं उनका परावर्तनांक 5 से 7 के बीच में होता है। सबसे ज्यादा परावर्तनांक जल का माना गया है 81 परावर्तनांक, और अचालक पदार्थों का 5 से 7 के बीच में है। इसके अलावा धातुओं का अगर परावर्तनांक की बात करें तो इनफाइनाइट होता है। अब जिस प्रकार से ये माध्यम की वैद्युतशील निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, उसी प्रकार से माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है। किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता और उस माध्यम से परावर्तनांक के गुणनफल के बराबर होती है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, इसी से आप के की परिभाषा भी दे सकते हैं, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। उसके अलावा अब इसी कूलाम के नियम को जो आप ये पढ़ते हैं, कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है न्यूटन का, दोनों में बहुत सी समानताएं हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें द्रव्यमान लिए जाते थे, किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह से इसमें भी था, इसमें आवेश है, उसमें द्रव्यमान है, इसमें और उसमें समानताएं हैं। समानता ये है कि दोनों ही बल देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो भी और ये भी दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही केंद्रीय बल हैं, आवेशों को मिलाने वाली रेखा या द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश लगते हैं। अंतर क्या है, वो बल केवल आकर्षण होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। वो बल क्षीण बल है, ये बल प्रबल बल है। और कूलाम के नियम का इंपॉर्टेंस ये है कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। ये छोटी से छोटी दूरियों में भी लागू होता है और बड़ी से बड़ी दूरियों में भी लागू होता है। यह अगर दोनों आवेशों में एक आवेश गति कर रहा है और एक आवेश स्थिर है तो भी यह बल लागू होगा, लेकिन अगर दोनों आवेश गतिमान हो जाएंगे तो यह बल लागू नहीं होगा। इसको कूलाम का नियम कहते हैं। इसी से कूलाम के नियम का सदिश रूप भी आता है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। सदिश रूप आप जानते हैं, सदिश रूप में पढ़ा होगा, किसी भी फॉर्मूले में अगर जो सदिश राशियां आती हैं उनके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है तो उसे सदिश रूप कहते हैं। लेकिन कूलाम के नियम में बल तो सदिश है, लेकिन उसमें जो आवेश और दूरी आई है वो अदिश है, इसलिए इसको लिखने कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम का सदिश रूप,
कूलाम के नियम का सदिश रूप देखें, जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो यदि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाले बल को F21 मान लिया गया है। F21 का मतलब दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, तो F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, धन धन या ऋण ऋण, तो ये इसको प्रत्याशित करेगा, यानी इस बल की दिशा इधर होगी, F21 की दिशा। अब इसको सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जिस दिशा में ये बल लग रहा है उस दिशा में इकाई सदिश मान लिया जाता है। Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश मान लेते हैं r12 कैप। तो बल को सदिश रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं, जिस दिशा में कोई परिमाण दिया जाता है उस दिशा के इकाई सदिश से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सदिश में बदल जाएगा। तो यदि सदिश में बदल जाता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r12 कैप। ये सदिश रूप है, इसको आप सदिश रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इकाई सदिश आप जानते हैं r12 कैप, किसी कोई भी इकाई सदिश को वेक्टर a अपॉन मॉड a भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से यहां पर r12 कैप को वेक्टर r12 अपॉन r भी लिखा जा सकता है। तो ये सदिश रूप में बदल जाएगा। F21 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन नीचे r क्यूब हो जाएगा और वेक्टर r12 ये हो जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से आप इसके कारण Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। उसको अगर हम F12 लिखें, F12 तो यही आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा, ये इसको प्रतिष्ठित करेगा, इसकी दिशा इधर होगी F12। अब इसको वेक्टर के रूप में बदलने के लिए इस दिशा में इकाई सदिश मान लीजिए r21 कैप। r21 कैप इकाई सदिश होगा Q2 से Q1 की दिशा में, तो इसको वेक्टर रूप में बदलने के लिए F12 वेक्टर इक्वल टू इसी प्रकार लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन नीचे r क्यूब और r21 वेक्टर। ये भी इकाई, ये सदिश रूप है। और ये दोनों बल देखिए बराबर और विपरीत दिशा में है। देखिए समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं, इनके मान देखिए बराबर है, परिमाण बराबर है, विपरीत दिशा में है, इसलिए समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं। ये भी सिद्ध हो जाता है यहाँ पर कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। ये देखिए बराबर हो गया। अब ओके, इसके बाद एक अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, एक पॉइंट और इसमें देखते हैं। अगर आप किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, ठोस वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, लंबाई वाली, क्षेत्रफल वाली और आयतन वाली। जब आप किसी ठोस वस्तु को आवेशित करते हैं तो अगर लंबाई वाली वस्तु है तो वो आवेश उसकी लंबाई में फैलेगा, और जब लंबाई में फैलता है तो उससे बनता है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को लैम्डा से लिखा जाता है। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। जब लंबाई वाली वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसमें रेखीय प्रसार गुणांक चलता है, और जब आप क्षेत्रफल वाली वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसमें क्षेत्रफल प्रसार गुणांक चलता है। आवेश क्षेत्रफल में फैलेगा तो बनेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को रो से लिखा जाता है, रो बराबर Q अपॉन A होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और अगर आयतन वाली वस्तु जैसे कोई गोला वगैरह लेते हैं और आप उसको आवेशित करते हैं तो आवेश पूरे आयतन में फैलता है, तो उसमें आयतन प्रसार गुणांक होता है। आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक को न्यू से लिखा जाता है, और आयतन प्रसार गुणांक को रो से लिखते हैं, रो बराबर Q अपॉन B हो जाता है, आयतन प्रसार गुणांक। तो जब लंबाई वाली वस्तु होगी तो उसमें रेखीय प्रसार गुणांक आएगा, और जब क्षेत्रफल वाली वस्तु होगी तो उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आएगा, और आयतन वाली वस्तु होगी तो उसमें आयतन प्रसार गुणांक होगा। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा। ओके।